हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में 11th क्लास का लेसन 2 जो है स्वतंत्रता, इसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता क्या है, किसे कहते हैं स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का व्यापक अर्थ क्या है, स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, स्वतंत्र हम सभी स्वतंत्र हैं कि या परतंत्र हैं या हम स्वाधीन हैं, स्वतंत्रता का सही मायने क्या है, इन सभी बातों पर इस वीडियो में बात करेंगे। इस अध्याय में हम अध्ययन के बाद ये जानेंगे कि इस व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता का क्या महत्व है। स्वतंत्रता के महत्व को समझेंगे, यानी कि व्यक्ति और समाज के लिए स्वतंत्रता का क्या महत्व है, इसको समझेंगे। स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक आयामों में अंतर की व्याख्या करने में समर्थ होंगे। हम ये समझ पाएंगे कि हानि का सिद्धांत क्या होता है इस लेसन को पढ़ने के बाद में। तो शुरू करते हैं आज का लेसन जो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता के क्या मायने हो सकते हैं, वास्तविक में स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, इसको समझते हैं। मानव इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब अधिक शक्तिशाली समूहों ने कुछ लोगों या समुदायों का शोषण किया, उन्हें गुलाम बनाया या उन्हें अपने आधिपत्य में ले लिया। लेकिन इतिहास हमें ऐसे वर्चस्व के खिलाफ शानदार संघर्षों के प्रेरणादायी उदाहरण भी देता है। यह स्वतंत्रता क्या है, इसके लिए लोग अपना जीवन देने तक तैयार हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है, लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन तक देने को तैयार हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है, इसको समझते हैं। सार रूप में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के लोगों की इस आकांक्षा को दिखाना कि वे अपने जीवन और नियति का नियंत्रण स्वयं करें तथा उसका अपनी इच्छा और गतिविधियों को आज़ादी से व्यक्त करने का अवसर उन्हें प्राप्त हो। न केवल व्यक्ति वरन समाज भी अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और वे चाहते हैं कि उनकी संस्कृति और उनका भविष्य सुरक्षित रहे और उनके भविष्य की रक्षा की जा सके। यही स्वतंत्रता का मायने है। लोगों के विविध हितों और महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए किसी भी सामाजिक जीवन को कुछ नियमों और कानूनों की जरूरत होती है। हो सकता है कि इन नियमों और कानूनों की जरूरत हो, व्यक्ति की स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं भी तय की जा सकती है। लेकिन ये माना जाता है कि ये सीमाएं असुरक्षा से मुक्त करती है और ऐसी स्थितियां प्रदान करती है जिससे हम अपना विकास कर सके। राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता के बारे में अधिकतर चर्चाएं ऐसे नियमों पर विकसित करने पर केंद्रित होती है कि जो सामाजिक रूप से आवश्यक सीमाओं और बाकी प्रतिबंधों के बीच में अंतर स्पष्ट करती है। इस पर वाद विवाद भी हो रहा है कि स्वतंत्रता क्या है, इसकी सीमाएं क्या होनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप किसी समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचना प्रभावित होती है। इस अध्याय में ऐसी कुछ हम सीमाओं पर बात करेंगे। ऐसी सीमाएं कौन कौन सी जिससे सामाजिक और आर्थिक संरचनाएं प्रभावित होती है। इस अध्याय में आप ये समझ पाएंगे कि व्यक्ति और समाज में स्वतंत्रता का क्या महत्व है, स्वतंत्रता के सकारात्मक अर्थ क्या है। ये सभी बातों पर इस वीडियो में आप समझ पाएंगे। स्वतंत्रता का आदर्श क्या है, इन सवालों के जवाब देने के लिए हम एक क्षण के लिए रुकें और कुछ विचार करें। 20वीं शताब्दी में एक महान व्यक्ति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा है। इस पुस्तक में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद शासन के खिलाफ अपने व्यक्तिगत संघर्ष और गोरों के खिलाफ शासन अलगाववादी नीतियों का उन्होंने घनघोर विरोध किया और अफ्रीका के काले लोगों के द्वारा झेले गए अपमान और कठिनाइयों और पुलिस अत्याचार के बारे में अपनी इस पुस्तक में उन्होंने बताया था। नेल्सन मंडेला ने अपनी पुस्तक वॉक टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा में साउथ अफ्रीका में जो वहाँ के लोग थे, अफ्रीकी लोग, उन लोगों पर जो गोरे लोग थे उनके द्वारा किए गए अत्याचारों, रंगभेद की नीति का उन्होंने घनघोर विरोध किया। उनके व्यक्तिगत संघर्ष, गोरे लोगों के द्वारा शासन के अलगाववादी नीतियों के खिलाफ उनका आंदोलन और गोरों लोगों के द्वारा दिए गए उनके अपमान और उनकी कठिनाइयों के बारे में, पुलिस अत्याचार के बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक जो वॉक टू फ्रीडम है, स्वतंत्रता की लंबी यात्रा में उन्होंने ये सब बताया है। आखिर साउथ अफ्रीका में ऐसा क्यों था? साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश था जहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा, जो गोरे लोग थे उनके द्वारा उन पर अत्याचार किए जाते थे।
अलगाववादी नीतियों में एक शहर में घेराबंदी किए जाने और देश को मुक्त आवागमन पर रोक लगाने से लेकर विवाह में मुक्त चयन तक कई प्रतिबंध शामिल थे। सामूहिक रूप से इन सभी प्रतिबंधों को नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाली रंगभेद की सरकार ने ज़बरदस्ती से लागू कर दिया गया था। नेल्सन मंडेला और उनके साथियों के लिए इन्हीं अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों स्वतंत्रता के रास्ते की बाधाओं को दूर करने के लिए उन्होंने वॉक टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा की थी। विशेष बात है कि नेल्सन मंडेला का संघर्ष केवल काले और अन्य लोगों के लिए ही नहीं वरन श्वेत लोगों के लिए भी था। इस स्वतंत्रता के लिए नेल्सन मंडेला ने अपना पूरा जीवन लगभग 28 वर्ष जेल की काल कोठरी में अंधेरे में बिताए थे। कल्पना कीजिए कि जो अपने यौवन को किसी आदर्श के लिए होम देना, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करें, अपने प्रिय खेल जो आप खेलना पसंद करते हैं, अपने प्रिय पसंद के जो कपड़े आप पहनना पसंद करते हैं, या जो कोई आपका प्रिय संगीत है आप उसे सुनना पसंद करते हैं, अगर उसे आप छोड़कर उसका त्याग करेंगे तो आपको कैसा लगेगा। नेल्सन मंडेला ने ऐसा ही किया था। उन्होंने सब कुछ देश के लिए उन्होंने त्याग कर दिया था। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष से जुड़ा हुआ एक मामला और देखते हैं। ओंग सान क्यू की है, जो गांधी जी के अहिंसा के विचारों से प्रेरणा स्रोत रहे हैं। सू की को म्यांमार में उनके घर पर नज़रबंद करके रखा गया था। सू की अपने बच्चों से अलग था, यहाँ तक कि जब वे अपने पति के कैंसर की मौत से जूझ रहा था तब भी सू को उनसे मिलने नहीं दिया गया। सैनिक शासकों को डर था कि यदि वे अपने पति से मिलने इंग्लैंड गई तो उन्हें वापस म्यांमार लाना संभव नहीं है। ऑंग सांग सू की अपनी आज़ादी के लिए उन्होंने देश के लोगों को आज़ादी से जोड़कर वह देखती थी। उन्होंने अपनी पुस्तक फ्रीडम फॉर फियर यानी कि भय से मुक्ति नामक उन्होंने एक पुस्तक लिखी। वह कहती है कि मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। भय से मुक्ति हुए बिना हम गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकते हैं। बिना किसी भय के जब तक हमारे अंदर भय व्याप्त होगा तो अगर वो भय नहीं हमारे समाज से नहीं निकलेगा तब हम गरिमापूर्ण और सामाजिक जीवन नहीं जी सकते हैं। भय से मुक्ति के बिना गरिमापूर्ण जीवन की कल्पना करना असंभव है। ये मेरे गहरे विचार हैं जो हमें एक क्षण रुकने और उसमें निहितार्थ को समझने की मांग करते हैं। सू का कहना था कि हमें न तो बाकी लोगों के विचारों से और न ही सत्ता के व्यवहार से डरना चाहिए। हम जो करना चाहते हैं इसके बारे में हम समाज के लोगों की प्रतिक्रिया साथ के लोगों के साथ उनकी मजाक उड़ाने और मन के भय से नहीं डरना चाहिए। इसके बाद भी हम अक्सर ये भय का प्रदर्शन करते हैं। ऑंग सान सू की के अनुसार गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि भय पर विजय पाई जाए, भय को दूर किया जाए। गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए ऑंग सान सू की क्या मानती है? उनका मानना है कि अगर गरिमापूर्ण जीवन जीना है तो भय से मुक्ति है। सू की और नेल्सन मंडेला की इन दोनों पुस्तकों में आदर्श बात जो की गई है वो क्या है? वो भय से मुक्ति यानी कि स्वतंत्रता के लिए भय से मुक्ति ही गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आपको मार्ग प्रशस्त करेगी। स्वतंत्रता क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। स्वतंत्रता का सही अर्थ क्या है? स्वतंत्रता क्या है? इस प्रश्न का एक सीधा सपाट उत्तर यह है कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। किसी व्यक्ति पर अगर बाहरी प्रतिबंध उस पर हटा दिया जाए तो वो स्वतंत्र है। इस परिभाषा के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव न हो तो वह बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके और स्वतंत्र तरीके से व्यवहार कर सके तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जा सकता है। हालांकि प्रतिबंधों का न होना स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति के आत्मसम्मान, आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विचार करना और उसके अंदर की भावनाओं को विकसित करना भी स्वतंत्रता है। इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मक और क्षमताओं का विकास कर सकें। बाहरी प्रतिबंधों का अभाव
बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ऐसी स्थिति में होना चाहिए जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें। स्वतंत्रता के ये दो पहलू महत्वपूर्ण हैं। एक, स्वतंत्र समाज का होना जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ अपनी संभावनाओं को विकास करने में समर्थ बनाया जाए। भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा स्वराज है। स्वराज का अर्थ स्वयं यानी कि स्वयं का शासन और स्वयं के ऊपर यानी कि कुछ भी हो सकता है। स्वतंत्रता भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में स्वराज राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर स्वतंत्रता की मांग थी और सामाजिक और सामूहिक स्तर पर एक मूल्य है। इसीलिए स्वराज स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण नारा था। तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा। इसी से पहले स्वराज का मतलब स्वतंत्रता से ही है। स्वराज का आशय ऊपर अपना राज से है। स्वराज की यही समझ गांधी के हिंद स्वराज से प्रकट करती है। हिंद स्वराज के शब्दों में जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज कहा जा सकता है। स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं है बल्कि ऐसी संस्था से मुक्ति है जो मनुष्य को उसकी मनुष्यता से वंचित करती है, उसमें प्रतिबंध लगाती है। इससे स्वतंत्रता है। स्वराज में मानव को यंत्रवत बनाने वाली संस्था से मुक्ति पाना निहित है। साथ ही स्वराज में आत्म सम्मान, दायित्व बोध और आत्म साक्षात्कार को पाना भी स्वराज के अंतर्गत माना जाता है। स्वराज पाने की परियोजना में स्वयं और उनके साथ समाज समुदाय के रिश्तों को समझना स्वराज है। गांधी जी का मानना था कि स्वराज फलस्वरूप होने वाला बदलाव न्याय के सिद्धांत से निर्देशित होकर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की संभावनाओं को व्यक्त करता है। उनका कहना न होगा कि स्वराज एक ऐसी समझ है 21वीं सदी में इसे उतारना प्रासंगिक है। उतना ही 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। गांधी जी की पुस्तक है हिंद स्वराज। उन्होंने इसके बाद के स्वराज क्या है। समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हर किस्म की सीमा और प्रतिबंध की पूर्ण अनुपस्थिति में उम्मीद कर सकता है कि ऐसे में ये तय करना जरूरी है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध उसे न्यायोचित हैं और कौन से नहीं। समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि उस पर किसी प्रकार की सीमाएं ना हो, किसी प्रकार का उस पर प्रतिबंध ना हो, लेकिन समाज ये तय करता है कि व्यक्ति पर किस प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाएं, किस प्रकार के प्रतिबंध उस पर न्यायोचित हो सकते हैं, किस को स्वीकार किया जा सकता है और किसको हटाया जा सकता है। व्यक्ति और समाज के बीच बने केंद्रीय संबंधों को समझकर ही यह जाना जा सकता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध जरूरी है। यहाँ समाज का अर्थ समूह या समुदाय राज्य से भी हो सकता है। यहाँ समाज का मतलब यहाँ किसी एक समाज से नहीं है, बल्कि यहाँ समाज से मतलब समुदाय से है, समूह है, या किसी व्यापक अर्थ में इसको ले सकते हैं जिसे भीरत व्यक्ति मौजूद होता है। मतलब ये है कि हमें व्यक्ति और समाज के बीच में रिश्तों की पड़ताल करने की ज़रूरत है। ये देखना भी जरूरी होगा कि समाज का कौन सा लक्षण व्यक्ति को चयन, निर्णय और काम करने की स्वतंत्रता देता है और कौन सा नहीं। हमें यह तय करने की ज़रूरत है कि कौन सा लक्षण वांछित है और कौन सा नहीं, किस लक्षण को दूर किया जा सकता है, किसे दूर नहीं किया जा सकता। हमें ये देखने की आवश्यकता है कि जो सिद्धांत हमने तय किया है हम उसे इस्तेमाल करने के योग्य है या नहीं है, या हम उस पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है या नहीं। इस सिद्धांत को व्यक्तिगत और सामूहिक तथा राष्ट्र के बीच के संबंधों पर लागू किया जा सकता है। तभी हम ये कह सकते हैं, तभी हम उसमें स्वतंत्रता के प्रतिबंधों के अभाव को परिभाषित कर सकते हैं। स्वतंत्र होने का अर्थ सामाजिक प्रतिबंधों को कम या कमतर करना है जो हमारी स्वतंत्रता से पूर्वक चयन करने की क्षमता पर रोक टोक लगाते हैं। हालांकि ये स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता
एक सकारात्मक पहलू भी है। स्वतंत्र होने के लिए समाज में उन सभी बातों को विस्तार देना चाहिए जिससे व्यक्ति, समूह, समुदाय या राष्ट्र अपने भाग्य, दिशा और स्वरूप को निर्धारित करने में समर्थ हो सके। इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशील, संवेदनाशील और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, साहित्य, भूगोल, अन्वेषण जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। स्वतंत्र समाज वह समाज होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन नियमों पर प्रतिबंधों के बीच में सक्षम होता है। स्वतंत्रता को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है, इसे इसलिए बहुमूल्य माना जाता है क्योंकि इसमें हम निर्णय और चयन कर पाते हैं। स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति अपने विवेक और अपने निर्णय लेने की शक्ति का प्रयोग कर पाता है। प्रतिबंधों के स्रोत कौन कौन से होते हैं? प्रतिबंध कौन कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। प्रतिबंध क्या है? आखिर प्रतिबंध समाज किस प्रकार से प्रतिबंध लगाता है? व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व और बाह्य नियंत्रण से लग सकते हैं। यानी कि जैसे प्रतिबंध लगाने यानी प्रभुत्व, यानी कि ऐसी जो समाज की प्रभुता है उसके कारण प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार द्वारा ऐसे कानून की मदद से लगाए जा सकते हैं जो शासक की ताकत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे प्रतिबंध उपनिवेश शासकों ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की व्यवस्था में लगाए थे। सरकार की कोई न कोई जरूरत हो सकती है, लेकिन सरकार लोकतांत्रिक है तो वह राज्य के नागरिकों का अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण हो सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक माध्यम मानी गई है। जो सरकार लोकतांत्रिक सरकार होती है, जिन देशों में लोकतांत्रिक सरकार होती है, वह सरकार नागरिकों के अधिकारों को लेकर उसकी स्वतंत्रता के लिए लेकर महत्वपूर्ण मानी जा सकती है, वो उनके लिए सजग रहती है। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध सामाजिक असमानता के कारण भी हो सकते हैं, जैसे जाति व्यवस्था में होता है। समाज में अत्यधिक आर्थिक असमानता के कारण भी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाए जा सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस का कथन ऐसे ही कथन है, प्रतिबंधों को दूर करने की जरूरत की ओर ध्यान दिलाता है। समाज में प्रतिबंध किसी प्रकार से जाति के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, यानी कि किसी एक जाति को विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं, किसी एक जाति को कम दिया जा सकता है। इस व्यवस्था को हम सकारात्मक भेदभाव कहते हैं। ये भेदभाव नहीं है किसी एक जाति को विशेष प्रकार की सुविधाएं देना या उन्हें किसी प्रकार के विशेष अधिकार प्राप्त कर देना या उन्हें अधिकार दिला देना। यह जो व्यवस्था है ये एक समाज से दूसरे समाज में भेदभाव को प्रदर्शित नहीं करती है, उनकी स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करती है। ये समाज में समानता को व्यक्त करती है। जब आप समानता वाला लेसन पढ़ेंगे तब उसमें आप अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है? आखिर हमें समाज हम पर प्रतिबंध क्यों लगाता है? देश या राज्य हम पर प्रतिबंध क्यों लगाता है? प्रतिबंध क्यों आवश्यक है? क्या जरूरत प्रतिबंध लगाने की? जब हम स्वतंत्र हैं तो हमें स्वतंत्र रहने दिया जाए। हम ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जिस पे कोई प्रतिबंध ना हो। हमें कुछ प्रतिबंधों की जरूरत होती है, अन्यथा समाज की व्यवस्था जो है वो गर्त में पहुंच जाएगी। लोगों के बीच मतांतर हो सकते हैं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाओं में टकराव हो सकता है। वे सीमित साधनों के लिए प्रतिस्पर्धी भी हो सकते हैं। समाज में सहमति उभारने के लिए अनेक कारण हो सकते हैं और कुछ तो खुले संघर्ष के रूप में भी हो सकते हैं। हम चारों ओर छोटे बड़े कारणों से लड़ने के लिए तैयार होते दिखते हैं। सड़क पर गाड़ी चलाने पर क्रोध, पार्किंग की जगह पर झगड़ा करना, जमीन या मकान के लिए लड़ाई, किसी विशेष प्रकार की फिल्म देखने के लिए, किसी विशेष प्रकार की जो फिल्म है या किसी विशेष अभिनेता की उस फिल्म को देखने के लिए आपस में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाना, ऐसे कई मुद्दे हैं। हिंसा और जहाँ तक हिंसा तक ले जाते हैं। इसीलिए हम समाज को हिंसा पर नियंत्रण और विवाद से निपटाने के लिए ये तरीका महत्वपूर्ण ढूंढते हैं। जब तक हम किसी एक दूसरे के विचारों का सम्मान नहीं करेंगे, दूसरे को हम नहीं समझेंगे, तब तक इस प्रकार का संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। आदर्श रूप में एक मुक्त समाज हमें अपने विचारों को बनाए रखने, जीवन को
जीवन को उच्च ढंग से जीने, विकसित करने और अपनी इच्छाओं का पालन करने में समर्थ होता है। लेकिन हम ऐसे समाज के निर्माण के लिए कुछ प्रतिबंधों की भी आवश्यकता होती है। कम से कम ये जरूरी है कि हम विचार, विश्वास और मत के अंतरों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम हमारे प्रबल जो आस्थाओं के लिए ज़रूरी है हम उनका विरोध करें। जो हमारे विचारों को खारिज करते हैं, हम उनसे अपनी अलग राय रखते हैं। हमें कुछ विचार और अपने जीवन शैली में स्वीकार्य और अवांछनीय लगते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ कानूनी और राजनीतिक प्रतिबंध होने चाहिए, जिसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि एक समूह के विचारों को दूसरे समूह पर आरोपित नहीं किया जा सके। ऐसे में कोई अगर एक समाज है जिसके कुछ अपने नियम है, अपने विचार है, अगर वो दूसरे समाज पर थोपना चाहता है तो ऐसे में क्या है, विरोधाभास होगा। तो ऐसे में कुछ राज्य प्रतिबंध लगाता है, समाज प्रतिबंध लगाता है कि ऐसे आरोप, ऐसे नियम, ऐसे विचार किसी दूसरे समाज पर नहीं लगाए जा सकते जो इसका विरोध करता है। इसलिए समाज में विरोध यानी कि प्रतिबंध आवश्यक है। ऐसी स्थिति में हमें स्वतंत्रता को बचाने के लिए कानून के संरक्षण की आवश्यकता होती है। हालांकि महत्वपूर्ण सवाल ये पहचानना है कि स्वतंत्रता पर कौन कौन से प्रतिबंध आवश्यक है और अनुचित है, औचित्यपूर्ण है और कौन से नहीं है। कौन सी सत्ता औचित्यपूर्ण ये कह सकती है कि क्या विचार किया जा सकता है क्या नहीं, और क्या हम अपने जीवन के लिए कुछ ऐसे क्षेत्र या ऐसे कार्य करें जिससे बाहरी जो प्रतिबंध है उनसे मुक्त किया जा सके। अगले वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे हानि का सिद्धांत। तो आज की वीडियो में आपने स्वतंत्रता का अर्थ को समझने का प्रयास किया। स्वतंत्रता प्रतिबंध कौन कौन से राज्य लगा सकते हैं, ये सभी आपने इस वीडियो में जानने का प्रयास किया। आखिर स्वतंत्रता क्या है ये आपने ढंग से समझा। अगले वाली वीडियो में हम बात करेंगे हानि का सिद्धांत और उदारवाद को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वाली वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखें और समझने का फिर से समझें, इसको समझने का प्रयास करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। और सुना भाई।